हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम करा रहे हैं क्लास 10th के लिए वीडियो। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, आप सभी घबराए हुए हैं कि भाई हिंदी में किस तरीके से पेपर आने वाला है क्या नहीं है। लेकिन भाई आपके एग्जाम्स तो शुरू हो ही चुके हैं। भाई ये एक पहला एग्जाम हो चुका है, दूसरा होने वाला है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि भाई एग्ज़ाम कुछ इतना टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब बात ये होती है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस दो तरीके से होती है। पहले तो ऐसे उसको समझिएगा कि प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 5 साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको हल करने पड़ते हैं, क्योंकि उन 5 सालों में आप ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उनके क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पता चल जाती हैं। अब बात आती है कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको हम टाइम से कर सकें, सारी चीज़ों को समझ सकें, उसके लिए हम हल करते हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में एक तो पहली चीज़ है कि हम एग्ज़ाम पैटर्न के लिए समझते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया है वो हमको समझ में आ जाता है कि इस तरीके से पेपर आने वाला है। दूसरा, सैम्पल पेपर के थ्रू आप जो है टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एग्ज़ाम्स के दौरान आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पेपर लेंथी है। तो अब क्योंकि लैंग्वेजेस पेपर हमेशा लेंथी होते हैं, ये अच्छी तरह आपको पता है, क्योंकि लिखने को बहुत आता है। अब हिंदी में तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही होती है, और वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोग हिंदी अक्सर लिखते नहीं हैं। इसलिए एंड टाइम जब एग्ज़ाम में लिखते हो तो परेशानी होती है। तो बेटर है कि भाई सीधे डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में लिखो, उससे अच्छा है कि अभी थोड़ा-सा लिखना शुरू कर दो, हाँ? तो सैम्पल पेपर को जो है टाइम लगा के देखो, सॉल्व करो। बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 6 से 7 सैम्पल पेपर आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है? तो चलिए, अभी तक हमने क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दिया था, ठीक है? अभी आप लोगों ने सैम्पल पेपर देखा कि किस-किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सेकंड सैम्पल पेपर, ठीक है। ये प्रैक्टिस चल रही है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 2024-25 का, यानी कि 28 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आप ये तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, ध्यान रखिएगा, कोर्स ए और कोर्स बी दो कोर्सेज रहते हैं। कोर्स ए का कोड रहता है 002, जबकि कोर्स बी का रहता है 085, ठीक है। तो बहुत सावधानी से इन सारी चीज़ों को समझिएगा। अब जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पास 3 घंटे का समय दिया रहेगा और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। लेकिन इस 3 घंटे के शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यानी कि 10:30 बजे से आपका जो पेपर शुरू होना है उसमें आपको 10:15 बजे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। वो 15 मिनट यानी कि 10:15 टू 10:30 आपके पास 15 मिनट जो रहेगा इन हैंड, वो सिर्फ आपका रीडिंग टाइम रहेगा। उस दौरान आप कुछ लिख नहीं सकते। तो अब इस दौरान आपको बहुत सावधानी से ये काम करना है कि इन 15 मिनट को आपको बाँटना है 2 भाग में। पहला 8 मिनट और फिर 7 मिनट। तो 8 मिनट तो अभी किनारे रखो, पहले 7 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है। इसके बाद आपके पठित गद्यांश और काव्यांश रहेंगे, उनके आंसर्स ढूँढ के निकाल लेने हैं, ठीक है? 7 मिनट के अंदर आपको ये सारा काम कर लेना है। फिर बचे हुए 8 मिनट में आप क्या करोगे? जो 8 मिनट बचे हैं उसमें आप खंड का को उठाओगे, यानी कि 7 मिनट में आप खंड का नहीं पढ़ोगे, याद रखना। जो पहला 7 मिनट है ना, उसमें खंड का को छोड़ देना, खा, गा और घा, ये 3 पढ़ना। खंड का के लिए हम अलग से 8 मिनट दे रहे हैं। उस 8 मिनट में आपको गद्यांश पर आधारित जो अपठित गद्यांश है और काव्यांश है, इनके आंसर्स को खोजना है। अब इनको भी जल्दी करने का तरीका ये है कि जो आपके पास अनसीन पैसेजेस, जिसे आप बोल लो या अपठित गद्यांश बोल लो, हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद गद्यांश पढ़ोगे तो आंसर जल्दी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और काव्यांश में ये चीज़ आपको उल्टी करनी पड़ती है, यानी कि आपको पहले काव्यांश पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब जरा कुछ निर्देशों को देख लें, क्योंकि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको आपको एज इट इज फॉलो करना है। तो क्या है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं? 15, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जो 4 खंड है, 4 खंड में मिला के आपके पास पूरा 15 प्रश्न है।
इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, का, खा, गा और घा। ठीक है। खंड का में कुल 2 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। तो खंड का जो है वो आपका अपठित बोध रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपठित गद्यांश रहेगा, दूसरा अपठित पद्यांश रहेगा। इन दोनों पे 5-5 प्रश्न है, सारे करने होंगे, कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खंड घा। खंड घा में कुल 4 प्रश्न है। अब खंड घा आपका क्या है, व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित। व्यवहारिक व्याकरण के 4 टॉपिक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और आपका नेक्स्ट है पद परिचय और आपका अलंकार। ठीक है। तो ये 4 है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। तो टोटल मिलाकर हर टॉपिक पे आपको 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कितने, 20 प्रश्न। लेकिन करने कितने हैं, सिर्फ 16। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि हर टॉपिक पर 5-5 प्रश्न रखे जाएंगे और आपको 4-4 प्रश्न करने होंगे। तो 20 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 16 प्रश्न करने हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं खंड गा। खंड गा में कुल 5 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। तो खंड गा हमारा क्या है, खंड गा हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। जिनमें आपके पास बहुविकल्पीय भी रहेंगे और वर्णनात्मक भी रहेंगे। तो इनको मिलाकर टोटल आपके पास हो जाएंगे 20 प्रश्न। ठीक है। खंड घा। खंड घा में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए। खंड घा आपका रचनात्मक लेख आधारित रहेगा, जिसमें सिर्फ 4 प्रश्न रहेंगे। एक में अनुच्छेद रहेगा, दूसरे में पत्र रहेगा, एक में विज्ञापन और संदेश ऑप्शन में रहेगा और एक में स्ववृत्त और ईमेल ऑप्शन में रहेगा। ठीक है। तो ये 4 प्रश्न रहेंगे जिनको आपको खंड गहा में मिलेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्णनात्मक प्रश्नों में आपको समय ज़्यादा ना, टाइम मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन पेपर में किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। चलिए, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। प्रश्नों के उत्तर आपको जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको पूरा आप पालन करोगे। इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन और है जो मेरी तरफ से रहेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल रहे, वो चीज़ रहेगी कि जिस ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उसी ऑर्डर में आंसर शीट में आपके आंसर्स होने चाहिए। यानी कि 1 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चंस आपके सीक्वेंस से, आंसर भी आपके 1 से लेकर 15 तक होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड टिप मैं आपको ये दे रही हूँ कि जो भी आपका क्या कहते हैं रचनात्मक लेखन के टॉपिक रहेंगे, उन्हें जब भी आप करोगे उसके लिए न्यू पेज लेना। ये नहीं कि हमने आधे पेज में जगह बची है वहीं से हमने रचनात्मक लेखन का कोई भी रखो, अनुच्छेद हो, पत्र हो, विज्ञापन हो, संदेश हो, स्ववृत्त हो, ईमेल हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, हमेशा उसके लिए न्यू पेज लेना, ये ध्यान रखना, ताकि आप वहाँ पर फॉर्मेट ठीक से बैठा पाओगे। ये एक बहुत कंपलसरी चीज़ है। ठीक है। तो ये इससे ये रहता है कि आप काफ़ी अच्छे से अपना जो रचनात्मक लेखन का जो फॉर्मेट है उसे प्रेजेंट कर पाएंगे और एग्जामिनर जो कॉपी चेकर है उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले खंड का है। खंड का में हमारे पास प्रश्न संख्या 1 में अपठित गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को पढ़ना है। ये गद्यांश हमारा 7 नंबर का है। इसमें 5 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न आपके अतिलघुत्र एवं क्या कहते हैं बहुविकल्पीय रहेंगे 3 नंबर के, और 2 आपके वर्णनात्मक रहेंगे जो लघु त्रि और अतिलघु त्रि रहेंगे 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से 7 नंबर का हमारे ये क्वेश्चंस आएंगे। चीन के महान दार्शनिक संत ताओ बू वीन के पास चुंगसिन नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। उसने उनसे धर्म की शिक्षा देने की प्रार्थना की। संत ताओ बू ने उस व्यक्ति को कुछ समय तक अपने पास रखा और फिर उसे दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद चुंगसिन ने संत जी से निवेदन किया, महाराज, इतने दिन हो गए, आप मुझे धर्म की शिक्षा नहीं दी। ठीक है। अब जिसके लिए वो आया था वो नहीं दी। संत ने कहा, तेरा तो जीवन ही धर्ममय हो गया है, फिर मैं धर्म के विषय में तुझे क्या बताऊं? तू अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता है, तुझसे बड़ा धार्मिक कौन होगा? यानी कि हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो हमें सारी चीज़ें अगर हम वो सही से करते हैं तो हमें धर्म के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धर्म हमें सिखाता ही है अपने कर्तव्यों का निर्वाह समय से और नियम पूर्वक करिए। चुंगसिन समझ गया, आप भी समझ गए होंगे कि कर्तव्य का पालन ही जीवन में सर्वोपरि है।
चाहे तो हम उसे मानव का परम धर्म कह सकते हैं। हमारे युवा पाठकों में प्रायः प्रत्येक किसी न किसी परीक्षा के लिए तैयारी का संकल्प करते हैं। युवा यानी कि आप सभी इसमें आ जाते हैं। आप कोई ना कोई परीक्षा के लिए जो है संकल्पबद्ध है, यानी कि तैयारी कर रहे हैं। क्या आप में प्रत्येक को विश्वास है कि वह पूरी निष्ठा के साथ परीक्षा या प्रतियोगिता के संदर्भ में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा या रही है? मतलब जो एक प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या ईमानदारी से आप वो सारा काम कर रहे हैं? क्या उसमें कोई चीट नहीं कर रहे हैं? परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त आपके लिए अन्य कोई कार्यक्रम महत्व नहीं रखता। कुछ ऐसे छात्र छात्राएं देखने में आते हैं जो घर से पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं। घर से कहाँ आए? कॉलेज आए, परंतु वे कक्षाओं में ना जाकर मटर गश्ती करते हैं अथवा कैंटीन में बैठकर दोस्तों के साथ बातें करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, तब क्या वे अपने कर्तव्य की अवहेलना एवं माता पिता के साथ विश्वासघात नहीं करते? भाई आप तो घर से कह के निकल रहे हो ना कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन कॉलेज जाकर तो आप पढ़ नहीं रहे हो। तो एक तो आप अपने कर्तव्य के साथ चोरी कर रहे हो, आंख में चौली कर रहे हो। दूसरा, आप माता पिता के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हो। वो तो उन्होंने तो आप पर विश्वास किया, आप नहीं कर रहे हो। हम चाहते हैं कि हमारा युवा पाठक शांत चित्त से विचार करके देखे कि वे उक्त श्रेणी के अनुत्तरदायी वर्ग के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, यानी कि आप इस वर्ग में तो नहीं आ रहे हैं जो जा तो स्कूल रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन वहां पढ़ना छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं। परीक्षा एवं प्रतियोगिता में असफल होने के मूल में प्रायः हमारे युवा वर्ग द्वारा पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन ना करना होता है। जो प्रॉपर एक टाइम से पढ़ रहे हैं, सारा अपना टाइम फॉलो कर रहे हैं और स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सारा होमवर्क कर रहे हैं टाइम टू टाइम, अगर आप सारे कर्तव्य एक स्टूडेंट लाइफ के निभा रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वे यदि अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करें तो हम पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि उनकी सफलता की ये संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यानी कि जो चीज़ मैंने कही, अगर आप पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, ये गांठ बांध लीजिए। कर्तव्य पालन के संदर्भ में ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि सफलता नहीं मिलती तो क्या होगा। मतलब ये डाउट नहीं रखना, मैं सफल होऊंगा, ये आप जान लो। कर्तव्य पालन को लक्ष्य करके हमारे मन मस्तिष्क में एक ही विचार रहना चाहिए कि मैं इसका सम्यक निर्वाह एवं पालन किस प्रकार कर सकता हूँ, यानी कि समय पर मैं इसका पालन, जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब इस पर कैसे दिए गए हैं। पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है, ताओ ने चुंगसिंग को सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा? अब ताओ ने क्यों बोला चुंगसिंग कि भाई तुम सबसे बड़े धार्मिक हो गए? क्योंकि वो अपने सारे कर्तव्य निर्वाह कर रहा था, है ना। क्योंकि चुंगसिंग पहले से ही धार्मिक था, क्योंकि चुंगसिंग कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था, क्योंकि चुंगसिंग आश्रम का सारा काम करता था, क्योंकि चुंगसिंग ताओ की सेवा करता था। तो सही क्या है? क्योंकि चुंगसिंग कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था, इसलिए वो पहले ही धार्मिक हो गया। भाई लेने तो धर्म की शिक्षा आया था, लेकिन उसके जितने कर्तव्य थे सही से कर रहा था, तो ताऊ ने बोला कि भाई तुम पहले ही धार्मिक हो चुके हो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का समय से पालन करना और नियम से पालन करना। दूसरा है, कर्तव्य पालन पूरी निष्ठा के साथ करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कैसे? अगर हम पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन करें तो हमें सफलता किस तरीके से मिलेगी? क्योंकि मन मस्तिष्क में एक ही ध्येय रहता है, यानी कि एक ही उद्देश्य रहता है। इसलिए क्योंकि हम अधिक प्रयास करते हैं, क्योंकि मन में हार का भय रहता है, क्योंकि मन हमें शक्ति देता रहता है। तो सही क्या है यहाँ पर? आपका नंबर 1, क्योंकि मन मस्तिष्क में एक ही ध्येय रहता है। अब अगर हम सारे कर्तव्य का पालन उस जगह पे करते हैं तो हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज बनी रहेगी कि समय से ये काम कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो वो काम अपने आप स्वतः ही हो जाएगा, है ना। तीसरा प्रश्न है, मानव का परम धर्म किसे कहा गया है? अब बताइए। दीन दुखियों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता का आदर करना, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना। तो परम धर्म क्या है? वो है आपका निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, यानी कि जो हमें मेरे कर्तव्य हैं उन्हें मैं समय से और पूरी ईमानदारी के साथ करूं। चलिए अब हमारे पास आ जाएंगे वर्णात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। 2 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 और 5, ये 2-2 नंबर के रहेंगे।
कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के चरित्र को निरुत्तर कर देती है। उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। कर्तव्य के प्रति अगर हम निष्ठा रखते हैं तो व्यक्ति के चरित्र में निरुत्तर कर देती है, यानी कि उसमें जो है बहुत ज्यादा अच्छे से पालन करने से आप कोई उसके ऊपर प्रश्न उठा ही नहीं सकता, कोई उससे प्रश्न कर ही नहीं सकता, तो भाई वो जारी सी बात है निरुत्तर हो जाएगा। कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति और उसके चरित्र को महान बनाती है। चुंगसिन ने निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया, इसीलिए उसे महान धार्मिक कहा गया। तो यहाँ पर क्या दिया है, निरुत्तर का मतलब क्या हुआ कि जब हम सारा काम अपना समय से करेंगे, मान लीजिए मेरा जो भी कर्तव्य मैं कर रही हूँ, तो सामने वाला को मेरे को कुछ उत्तर देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा काम ही उसे सारी चीजें बता देगा और मैं महान बन जाऊंगी, है ना। नेक्स्ट आते हैं, क्यों कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी माता पिता के साथ छल करते हैं? क्योंकि वो घर से या कॉलेज के लिए निकलते हैं लेकिन पढ़ाई न करके कैंटीन में बैठ जाते हैं या मटरगश्ती करते रहते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, कुछ विद्यार्थी घर से पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं पर कक्षाओं में ना जाकर वे मटरगश्ती करते हैं और इस प्रकार अपने माता पिता के साथ छल करते हैं। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमारे पास एक अपठित काव्यांश रखा गया है। तो काव्यांश का तरीका मैंने क्या बताया, पहले आपको काव्यांश पढ़ना है और फिर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसमें भी 3 बहुविकल्पीय दिए गए हैं और 2 वर्णात्मक प्रश्न हैं। देखिए क्या है, तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जी भरकर एक रुलाएगा। ठीक है, रचने से ही आ पाता जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं, जो होते खुद मिटने वाले वे रचते हैं इतिहास नया। मंत्र नाश का पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जाकर करके, द्वार द्वार पर जाकर करके, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया है कि जो जैसे चिड़िया के माध्यम से बताया कि भाई एक एक तिनका जोड़ो तो घोंसला बन जाता है, सृजन हो जाता है। उसी तरीके से इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं इस दुनिया में आते दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों का खून बहाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इस पर प्रश्न देखते हैं। पहला है, नव निर्माण कब संभव हो जाता है? खुद जलकर, तिनका तिनका जोड़कर, राहों में आग बिझाकर या खून बहाकर। तो नव निर्माण कैसे संभव होता है? वो है तिनका तिनका जोड़कर। जब एक एक चीज हम जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया तो बन ही जाएगा, नव निर्माण हो जाता है। नया इतिहास कौन बनाते हैं? अब कौन है जो नया इतिहास बनाते हैं? दूसरों के लिए जीने वाले, फूल खिलाने वाले माली, आग लगाने वाले या घर घर जाने वाले। तो सही क्या है, नया इतिहास कौन बनाते हैं? दूसरों के लिए जीने वाले, जो दूसरों के लिए, जैसे हम लोगों ने एक मनुष्यता कविता हमारे क्लास 10th कोर्स बी के सिलेबस में है, वहां पर परोपकार के बारे में बात की गई है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा नया इतिहास बनाते हैं। अब ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हम लोग के पास्ट में जो इसी तरीके से करते रहे। तीसरा प्रश्न है, घर घर फूल खिलाने का क्या आश्रय? घर घर फूल खिलाना, देखिए क्या है, माली का काम करना, घर में बगीचे लगाना, सर्वत्र सुख शांति कायम करना या घर घर पौधे बांटना। तो घर घर फूल, फूल मतलब क्या है? खुशियां। तो क्या है? सर्वत्र सुख और शांति कायम करना। हर जगह सभी जो हैं, जो लोग अच्छे होते हैं वो सभी जगह शांति कायम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 और 5 है। प्रश्न संख्या 4 और 5 हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके ये उत्तर हमें देना है। 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, सिर्फ 2 हैं। देखिए क्या है, मानव और दानव के बारे में कवि ने क्या विचार किया है? मानव क्या करते हैं? सबके आंसू पोंछते हैं, और दानव क्या करते हैं? सबको रुलाया करते हैं, खून बहाया करते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, मानव और दानव के बारे में कवि का विचार यह है कि दोनों में भेद नजर नहीं आता। मतलब कौन, अब यहाँ पर क्या है ना भाई, इस संसार में तो सभी मनुष्य हैं,
कौन हमें अपना है जो हमारे साथ देगा दुखों में, और कौन हमें दुखी देकर चला जाएगा। इस चीज का फर्क हम जल्दी नहीं कर पाते जब तक हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं पड़ती। वे एक समान लगते हैं, इनमें केवल कर्मों का अंतर होता है। मानव के कर्म अच्छे व आंसू पोंछने वाले होते हैं, जबकि दानव के कर्म बुरे हैं, वह विध्वंस करता है। ठीक है, तो इन दोनों में हमें अंतर नहीं दिखेगा, ये देखने में समान रहेंगे, लेकिन इनके कर्म से इनकी पहचान की जा सकती है। 5वां प्रश्न है, दूसरों के लिए आग बिछाने वालों की क्या दशा होती है। जो दूसरों के लिए आग बिछाते हैं वे खुद भी उसमें जल जाते हैं। यानी कि जब आप दूसरे का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा। तो एक मुहावरा है ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे, लोकोक्ति है ना। तो दूसरों के लिए हम अगर गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। दूसरों के लिए आग बिछाने वाले खुद उसमें जल जाते हैं। चलिए अब हम आ गए खंड खा। खंड घा हमारा पूरी तरीके से व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है। ठीक है, अब व्यवहारिक व्याकरण में हमारे पास 4 टॉपिक दिए हैं। पहला क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, अलंकार। तो ये 4 चीजें हमारे पास में दी गई हैं। इन चारों टॉपिक पे प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 पर 5-5 प्रश्न रखे जाएंगे। हर टॉपिक पे 5-5 प्रश्न रहेंगे और आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे, 1-1 नंबर के सब प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब पहला टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है प्रश्न संख्या 3 में, वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इस पे रखे गए हैं 5 प्रश्न और हमें करने हैं कितने, 4 प्रश्न, क्योंकि उन्होंने दिया है कि निर्देशानुसार आपको 4 के ही उत्तर देने हैं। यह बाल गोविंद भगत का संगीत है, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। वाक्य का भेद लिखना है, जाहिर सी बात है यह बाल गोविंद भगत का संगीत है, हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। तो क्या है, सरल वाक्य। नेक्स्ट है, जब पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे तब रवाना हो गए। आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखिए और उसका भेद भी लिखिए। अब इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है, जब पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे। ठीक है, यह आश्रित उपवाक्य है और ये होगा हमारा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया बता रहा है भाई रवाना हो जाने से पहले ये क्रिया संपन्न हुई। तो क्रिया की विशेषता जिससे भी पता चलती है वो सीधे सीधे क्या होता है, क्रिया विशेषण। अब जैसे यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है, जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे। आश्रित उपवाक्य का जो भेद है वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ देखिएगा, जब भी जब, जो, जिसका, जहां से भी लगा है वही वाक्य आपका उपवाक्य रहेगा, आश्रित उपवाक्य रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। ठीक है, मिश्र वाक्य में बदलिए। अब यहाँ पर क्या, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, तो ये एक सरल वाक्य, इसे यहाँ पर मिश्र वाक्य में बदलना है। तो 2 क्रियाएं तो हैं ही हैं, घरौंदा बनाना मतलब दुकान बढ़ाना और घरौंदा बनाना। तो क्या है, जब हम थोड़ी मिठाई बेचकर दुकान बढ़ा देते थे तब हम जो है घरौंदा बनाते थे। इस तरीके से कर सकते हो तो मिश्र वाक्य बन जाएगा। देखिए क्या है, जब हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ा देते तब घरौंदा बनाते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, फसल को एक जगह रखते और उसे पैरों से रौंद डालते। सरल वाक्य में बदलिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अब इसको बनाना है सरल वाक्य में। क्या है, फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते हैं। सिंपल, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते हैं। इस तरीके से आपका बन जाएगा, क्योंकि जैसे और है उसे हटा देना है और जो रखते हैं उसको हमें कंटिन्यूअस जो है उसमें बनाना है। ठीक है, सीधा साधा किसान सुभाष पालेकर अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। ठीक है, अब इसे बनाना है मिश्र वाक्य में। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य को बनाना है मिश्र वाक्य में। कैसे बनाएंगे, जो सीधा साधा किसान सुभाष पालेकर है वह अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रहा है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है
जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। बन गया मिश्र वाक्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब हमारे व्याकरण का दूसरा टॉपिक है वाच्य। उस वाच्य पे आपके सामने रखे गए हैं 5 प्रश्न, आपको करने हैं सिर्फ 4 प्रश्न, ठीक है। क्या है देखिए, हमने मैया के आंचल की छाया न छोड़ी, ठीक है। अब इसे बदलना है कर्मवाच्य में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है हमने, तो ने कारक हमारा सब हमेशा कहाँ लगता है, कर्तवाच्य में लगता है। कर्ता के साथ नहीं लगा है तो वो कर्तवाच्य। तो यहाँ पर अगर हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना होगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे द्वारा मैया की आंचल की छाया ना छोड़ी गई, है ना। आप ये कर सकते हो, क्योंकि हमें कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा कारक को लगाना पड़ता है। देखिए क्या है, हमसे मैया के आंचल की छाया ना छोड़ी गई, ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर ना लगा हुआ था तो हमसे लगा सकते हैं, वहां पर इजी है। हमसे मैया की आंचल की छाया ना छोड़ी गई। नेक्स्ट आते हैं, गुरुजी द्वारा हमारी खूब खबर ली गई। कर्तवाच्य में बदलिए, गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, है ना। क्या होगा, गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, हमारी खूब खबर ली। नेक्स्ट आते हैं, जवाब नहीं दिया, कर्मवाच्य में बदलना है। जवाब नहीं दिया गया तो जवाब क्या होगा, यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया। सिंपल एक चीज करना है, क्योंकि यहाँ पर जाता क्या जो फॉर्म है वो हमारा लगता है हमेशा कर्मवाच्य में। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ कर्म है, कर्ता है ही नहीं, जब कर्ता है ही नहीं तो द्वारा या से या के द्वारा तो लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी वाक्य में सिर्फ कर्म दिया गया है, कर्ता नहीं है, तो उस कंडीशन में से के द्वारा नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको बदलने का तरीका मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर दिया, अब यहाँ पर सिर्फ कर्म है तो इसे एक इमेजिन करो, ठीक है। इसके आगे एक इमेजिनेटिव जो है वो करेक्टर लगा लो। जैसे हमने बोला यहाँ पर हमसे जवाब नहीं दिया गया, अब यहाँ पर है जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ, हमने जवाब नहीं दिया, ठीक है, हमने उसके आगे कर्ता जोड़ दिया। अब उसी कर्ता के आगे आपको क्या करना होगा, हमसे जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस किसी में अगर सिर्फ आपको कर्मवाच्य दिया गया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपके पास में जवाब नहीं दिया गया, तो हमने इससे क्या लगा दिया, हमने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। अब इसमें जो है इतना सेंटेंस आपको दिया गया था कर्म, अब हमने क्या किया, इसके आगे लगा देने से ये हुआ कि हमें इसका फॉर्म बदलना था, तो हमने यहां पर क्या करेंगे, क्या होगा, हमसे जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पे कर्ता ना हो आप कर्ता को इमेजिन करके आंसर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का नहीं हंसा, भाववाच्य में बदलो। अब देखो भाववाच्य में हमें जब भी किसी सेंटेंस को बदलना है, सिंपल। अब यहाँ पर देख रहे हो लड़का नहीं हंसा, अब कोई भी वाक्य अगर कर्म क्या कहते हैं सकर्मक है तो वो भाववाच्य में नहीं बदल सकता, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब यहाँ पर देखो क्या है, हंसा, क्या नहीं हंसा, उत्तर नहीं मिल रहा, कौन नहीं हंसा का उत्तर मिल रहा, क्या का नहीं, तो ये तो हमें पता है कि यह कर्मक वाक्य है। अकर्मक वाक्य को हमें बदलना है भाववाच्य में, तो क्या होगा, लड़के से नहीं हंसा गया। कहीं पर भी हो सिंपल ध्यान रखना, से लगा दो। अगर वो सेंटेंस नकारात्मक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो नकारात्मक है यानी कि नहीं लगा है, तो नहीं के साथ तो आंखें बंद करके आपको से लगाना है। ध्यान रखना जितने भी नकारात्मक सेंटेंस होते हैं उसे कर्मवाच्य में या भाववाच्य में जिसमें भी करोगे हमेशा से लगाओगे, हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो लड़का नहीं हंसा, तो यहाँ पर हंसा किससे कनेक्टेड है, लड़का से है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य को हम जब भी भाववाच्य में बदलेंगे तो पहले से लगा दो उसमें। तो अगर वो सकर्मक क्रिया है तो वो कर्मवाच्य में बदलेगी, और अगर अकर्मक है वो सीधे सीधे आपका किसमें बदल जाएगी, भाववाच्य में। तो लड़का नहीं हंसा तो क्या हो जाएगा, लड़के से नहीं हंसा गया, ठीक है, लड़के से नहीं हंसा गया। कुंजन कुंज में आसपास के पक्षी संगीत का अभ्यास करते हैं।
ठीक है, कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य में बदलिए, कर्तवाच्य में बदलिए, भाववाच्य में बदलिए। सबसे पहले आपको ढूंढना होता है एक चीज, वो है कर्ता। इस पूरे सेंटेंस में कर्ता क्या है? वो है पक्षी। ठीक है, कुंजन कुंज में आसपास के पक्षी संगीत का अभ्यास करते हैं। तो कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। तो कर्ता क्या है? पक्षी। तो हमेशा हमें कारक का बदलाव कहाँ करना पड़ता है? कर्ता के साथ करना पड़ता है। अब इसे बदलना है अगर कर्मवाच्य में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पक्षी के साथ द्वारा या के द्वारा लगाना पड़ेगा। से तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस में नहीं है तो नहीं लगेगा। तो इसको आप क्या करोगे? देखो, कुंजन कुंज में आस पास के पक्षियों द्वारा। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ है लगा है, तो है का मतलब क्या है? कि ये पक्षी बहुवचन में है ना? तो क्या हो जाएगा? पक्षियों के द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। कुंजन कुंज में आसपास के पक्षियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 5, जहां पर हमारा व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक है पद परिचय। ठीक है, पद परिचय में फिर से बोल रही हूं, आप लोग को परेशानी आ रही है, अभ्यास करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि कोई शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, उसके कितने भेद हैं, उपभेद हैं, तभी आप समझ सकते हो। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें कम से कम आधे से ज्यादा व्याकरण कवर हो जाती है एक बार में। देखिए क्या है, मूर्ति के चेहरे पर चश्मा ना था। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है? मूर्ति। मूर्ति क्या है? मूर्ति जाहिर सी बात है एक वस्तु का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी मूर्तियों की तरफ इशारा कर रहा है। तो सिंपल ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, मूर्ति। अब मूर्ति का लिंग पता करना हो तो क्या लिख करेंगे? सिंपल, जिसका भी लिंग पता करना हो उसके साथ कोई भी एक सेंटेंस बना लो। बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाना, सिंपल, जैसे मूर्ति अच्छी है, मूर्ति अच्छी है या मूर्ति अच्छा है। हम क्या बोलते हैं? मूर्ति अच्छी है, तो सीधे सीधे पता चल गया कि मूर्ति स्त्रीलिंग है। ठीक है, किसी का भी लिंग पता करना हो, सिंपल एक सेंटेंस बना लो उसके साथ, उसकी क्रिया तुमको ये बता देगी कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या वचन क्या है। तो यहाँ पर मूर्ति है, जाहिर सी बात है एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो के चेहरे पर चश्मा ना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। देखो क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। धीरे से पान वाले से पूछा, धीरे से पान वाले से पूछा। अब यहां पर धीरे से क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, पूछा जो शब्द है वो क्या है? क्रिया है, उसी से कनेक्टेड आ रहा है धीरा। पूछा, कैसे पूछा? धीरे से पूछा, तो जाहिर सी बात है धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब ये कौन से सवाल का जवाब दे रहा है? कैसे का, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, से लगा है तो क्या हो जाएगा? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, हो गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या है। क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, पूछा क्रिया की विशेषता है और से बता रहा है कि ये करण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनता? अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड क्या है? पत्थर। पत्थर क्या है? संज्ञा है, पूरे पत्थरों के बारे में बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। पत्थर भारी होता है या पत्थर भारी होती है? क्या होता है? भारी होता है, तो सीधे सीधे क्या पता चला कि ये एक पुल्लिंग है। अब यहां पर पत्थर एक वचन में ही है, से लगा है तो क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो से यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज अलग होने का भाव नहीं हो रहा है। तो सीधे सीधे आप क्या देख रहे हैं? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और करण कारक है। नेक्स्ट आते हैं। हमने उन्हें क्रोध से कभी नहीं देखा। हमने, ने लगा है तो ये पता है कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि ने किसकी कौन से कारक की पहचान होती है? कर्ता कारक की। हम क्या शब्द आता है? हम आता है सर्वनाम में। सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में का भी तीन भेद उपभेद होते हैं, वो क्या होंगे?
यहाँ पर अब हम शामिल हैं तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब क्या पे कभी नहीं देखा, तो जाहिर सी बात है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ रहा है, हम बहुवचन में हैं। ठीक है, और कौन सा है, कर्ता कारक है। देखिए क्या यहाँ पर सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, और यहाँ पर कर्ता कारक है क्योंकि ने लगा हुआ है। ठीक, नंबर 5 है मानव सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर आगे बढ़े। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है, मानव। मानव से हमें पता चल रहा है कि ये पूरी जाति के बारे में बता रहा है, मानव जाति संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर क्या है, सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर आगे बढ़े, तो मानव में लिंग क्या होगा, मानव बहुत कुछ भी लगा दो, मानव अच्छा है या मानव अच्छी है, तो मानव अच्छा है पुल्लिंग हो जाएगा। अब मानव तभी सभ्य हो सकता है जब वो आगे बढ़े, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक वचन, क्योंकि एक ही मानव के बारे में बात हो रही, सभी मानवों के बारे में बात नहीं हो रही। क्या है, मानव संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ मानव ही करता है, उसी से बोला जा रहा है सभ्य बनने के लिए। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 6 पे। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें अलंकार पहचानने हैं। ठीक है, पहचान कर लिखिए किन्हीं 4 के। देखिए क्या है, कुसुम वैभव में लता समान। अब आप लोगों को जैसे योजक लगा मिले, आप लोग तुरंत मत ये सोच लेना कि भाई यहाँ पर रूपक है, यहाँ पर रूपक नहीं है। क्यों, कुसुम मतलब फूल, वैभव मालूम मतलब बहुत ज्यादा, में लता समान, तो किसके समान है, लता के समान है। समान, सा से सम सरिश समान, ये शब्द किस में आते हैं, उपमा अलंकार में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, खंजरिर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रग समहीन को करन मनो जब ताप। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में जो दूसरा है, बाल द्रगन समहीन को करन मनो तप जात, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले 2 आपके पास अलंकार है। पहला तो यहाँ पर बाल द्रग समन, सम, यहाँ पर सम से सीधे पता चल रहा है उपमा अलंकार है। फिर दूसरा यहाँ पर मनो से पता चल रहा है कि ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोनों ही अलंकार आप यहाँ जिस किसी में भी पंक्ति में आपके 2 अलंकार आ रहे हैं, आप बेझिझक होकर 2, 3 जितने अलंकार आपको समझ में आ रहे हैं आप लिख देना। ठीक है, ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही लिखना है। नेक्स्ट आते हैं, इस सोते संसार बिच जग कर सज कर रजनी बोली। अब क्या है, संसार तो सोता है, ठीक है, अब रजनी मतलब रात, रात जग कर बोली। अब रात तो जो है वो निर्जीव है, प्राकृतिक है, उस जगने का काम किसका, मानवों का है। तो यहाँ पर रजनी अर्थात जो रात है उसका मानवीयकरण किया गया, तो यहाँ क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। कौन सा अलंकार है, कितनी बार करा चुकी हूँ, अतिशोक्ति अलंकार। हनुमान जी की विशेषता बताते बताते यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बात को कह दी गई। इम्पॉसिबल, अगर उनकी पूंछ में आग ही नहीं लगी तो वो लंका कैसे जलाएंगे और राक्षस कैसे भागेंगे। तो लंका जलाने के लिए उनकी आग में आग लगना जरूरी है, पूंछ में आग लगना जरूरी है, जो लगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, लोक सीमा के परे कहा गया है, इसलिए होगा लोको अतिशयोक्ति अलंकार। 5वां है वसुधा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसको सदा सवेरा होने पर। अब क्या दिया है वसुधा, वसुधा बिखेर देती, वसुधा मतलब धरती, धरती जो है जैसे ही पूरा संसार सो जाता है वो मोतियां बिखेर देती है, यानी कि आसमान में जो तारे हैं उसे मोतियां दे, और जैसे ही सवेरा होता है ये मोती गायब हो जाते हैं। तो रवि अर्थात सूरज उन्हें समेट लेता है। अब ये दोनों लोग बिखराने और समेटने का काम तो कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो प्रकृति है, इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो गया, वसुधा और रजनी सूरज का यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है। तो ये हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे खत्म हो चुके हैं व्याकरण आधारित प्रश्न। ठीक है, जो 20 प्रश्न व्याकरण पर दिए गए थे उसमें से 16 प्रश्न आपको करने थे, हमने सारे प्रश्न कर लिए। अब हम बढ़ रहे हैं अपने खंड गा में, जहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2।
तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश। क्या दिया गया है? गद्यांश, पठित गद्यांश। हमारे 6 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर से गद्यांश रखा गया है। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमें दिए गए हैं, पांचों करने। देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। काव्यांश नहीं होगा, यहाँ गद्यांश होगा। ठीक है, देखिए क्या है, 5 प्रश्न यानी कि पांचों हमें करने हैं। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो चैप्टर समझ में आ गया। गद्य खंड का सेकंड चैप्टर है हमारा बाल गोविंद भगत, वहां से ये लिया गया। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। क्या करते थे? किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले आते कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब उनको एक्साइटमेंट होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, यानी कि सहज था, मतलब गृहस्थ थे लेकिन सारी चीजें वो साहब यानी कि कबीर की मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उसके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। यानी कि सब कुछ ले जाते वहां से जो कुछ उनको वापस मिलता उसी से वो साल भर का गुजर चलाते थे। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1। ठीक है, 5 काव्यांश दिए गए थे, तो पांचों में से क्या हुआ आपके एक काव्यांश दिया था और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसका आदेश मानते थे? गांव वालों का, पतोहू का, मठ का या कबीर का? तो किसका मानते थे? वो मानते थे किसका? सिर्फ कबीर का। तो चौथा ऑप्शन सही है, तो हमने वहां क्या लगा दिया? 4th का सी। ठीक है, तो यहां पर हो गया 4th। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में बाल गोविंद भगत की विशेषता है। अब ये 4 दिए गए हैं, इसमें विशेषता क्या है? सभी विकल्प सही हैं, खरा व्यवहार रखते हैं, किसी से दो टूक बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो इनका यहाँ पर क्या जो सही व्यवहार आ रहा है वो क्या है? खरा जो है, सभी विकल्प सही है। तो सभी से दो टूक बात करते, कुछ भी होता, मतलब लल्लो चप्पो नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, यानी कि सारे विकल्प सही हैं। ये उनके व्यवहार की विशेषता थी। बाल गोविंद भगत अपने खेत का उपज देते थे। वो अपने खेत का उपज किसे देते थे? गांव में बांट देते थे? नहीं, वो कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथी मठ में। कबीरपंथी मठ को, अपनी बहू को या अपने बेटे को? तो सही क्या है? कबीरपंथी मठ को। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे किसे? संत कबीरदास को, है ना? संत कबीर को, लेखक को, अपने बेटे को, अपनी बहू को। तो किसको मानते थे वो साहब? वो मानते थे संत कबीर को। नेक्स्ट आते हैं, बाल गोविंद भगत थे, क्या थे? वो गृहस्थ भी थे, है ना, और सन्यासी जैसा व्यवहार करते थे। चलिए देखते हैं क्या। गृहस्थ थे, उपरोक्त सभी हैं यहाँ पर। कबीर के उपासक थे, किसान थे। तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई देखो, गृहस्थ तो थे ही थे, क्योंकि उनके बेटा था, पुत्र था। बेटा पुत्र था तो बीवी भी रही होगी, घर भी था, खेती भी थी, इसलिए किसान भी थे, और वे कबीर के उपासक भी थे। तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। जितनी चीजें उनके बारे में बोली गई हैं बिल्कुल सब की सब सही है। नेक्स्ट आ गए अब प्रश्न संख्या 8। यहां पर हमारे जो गद्य खंड के 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में से रखे गए हैं 4 प्रश्न, और हमें करने हैं कितने? 3 प्रश्नों को। ठीक है, और हर प्रश्न का उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। ठीक है, और एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं आपको 2 नंबर, तो 3 प्रश्न जब करोगे तो मिलेंगे 6 नंबर। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए।
ठीक है, देखिए क्या है। कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब सदा चौराहे पर क्यों रुकते थे? दो कारण लिखिए। तो पहला कारण तो ये था कि वो मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखने में बड़ा उनको आनंद आता था, इसलिए रुकते थे। और दूसरा था वो पान खाने के लिए रुकते थे। ये दो चीजें थी ना जिसके कारण वो वहां पर रुकते थे। देखिए क्या है। हालदार साहब चौराहे पर दो मुख्य कारणों से रुकते थे। पहला, स्थानीय गतिविधियों की निगरानी, जो चीजें वहां हो रही, खास तौर से वो चश्मे का बदलना। चौराहे कस्बे का केंद्र होने के कारण यहाँ हर प्रकार की गतिविधियां होती थी। हालदार साहब वहां रुककर लोगों का हालचाल और कस्बे की गतिविधियों पर नजर रखते थे। नेक्स्ट है सामाजिक मेलजोल। चौराहे पर रुकने से उन्हें स्थानीय लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करने का अवसर मिलता था। यह उनके लिए सामाजिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम था जिससे वे अपने समुदाय से जुड़े रहते थे। तो ये तो कुछ ज्यादा एलिब्रेट करके लिख दिया गया, लेकिन मेन दो कारण तो हमारे वही थे, पान खाना और मूर्ति पे बदलते हुए चश्मों को देखना। अब उसके कारण को जानना, फिर एक नेक्स्ट हुआ कैप्टन कौन है, क्या है, इस तरीके से उनकी होते थे। तो ये दो कारण थे जिससे वो पहले रुकते थे। अब दूसरा प्रश्न है, एक कहानी यह भी से लिया गया निहायत एहसास मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों? यहाँ पर यह बात लेखिका मनु भंडारी अपनी माँ के लिए कह रही हैं कि उन्होंने इतना त्यागमयी जीवन जिया कि जहां पर उन्होंने अपनी ख्वाहिशों अपने के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। पति की हर जाति हर क्रोध को सहना, बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करना वो उनका धर्म था। इतना सब त्याग करने के बावजूद भी वो कभी भी लेखिका का आदर्श नहीं बन पाई। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनका अपना कोई वजूद नहीं था, अपनी सोच नहीं थी। वो एक तरीके से व्यक्तित्व विहीन थी। वो दूसरों की सोच दूसरों की डिमांड पर ही उनका जीवन पूरी तरीके से टिका हुआ था। और यही कारण था कि अपनी माँ को लेखिका कभी अपना आदर्श नहीं बना पाई थी। एक कहानी यह भी से लिया गया, ये कथन माँ के बारे में कहा गया है। इस कथन का तात्पर्य है कि माँ की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान या व्यक्तित्व नहीं था। वह पिता की हर आज्ञा और बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज मानकर स्वीकार करती थी। जो कह दिया गया बस उसे करना है। उनकी असीमित सहिष्णुता और त्याग की प्रवृत्ति, साथ ही अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने में विफल रहा। अब इतना ज्यादा त्याग भी नहीं होना चाहिए कि जहां पर आपकी सोच आपके अपने विचारों का कोई महत्व ना। तो यहाँ पर उनकी माँ ने वही किया और यही कारण रहा कि मनु को ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई, इसलिए वो कभी भी उन्हें अपना आदर्श नहीं बना पाई। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? अब बताइए यहाँ पर भाई, कोई व्यक्ति खीरा खरीद रहा है, अगर मान लीजिए मैं खरीदूंगी, अगर मुझे खीरा नहीं पसंद है या मुझे नहीं खाना है या मेरा पेट खराब है, मुझे नहीं करना, तो मैं खीरा खरीदूंगी ही नहीं। सिंपल सी चीज है, मैं वो चीज खरीदूंगी जो मेरे लिए फायदेमंद होगा, जाहिर है ना। तो लेकिन नवाब साहब ने खीरा खरीदा और खीरा खरीदने के बाद उसे छीला, काटा, धुला, नमक में चढ़ाया, उसके बावजूद उन्होंने खाया नहीं, सूंघ सूंघ कर फेंक दिया। ये उनके पतनशील सामंती जो आन बान झूठी शान जो बची हुई है उसको दिखाने का एक तरीका था। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखावट थी और कुछ नहीं था कि भाई मैं एक नवाब, वो झूठी शान वो दिखा रहे थे। नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची। भाई सामने बैठा एक आम आदमी, क्या करें भाई, कैसे खीरा खाएं? उन्होंने सोची तो, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा यत्नपूर्वक काटा। ठीक है, वो ये दिखाना चाहते थे कि खीरा बहुत तुच्छ है, हम जैसा नवाब इसको ऐसे नहीं खाता, उसको खाने का तरीका भी अलग है। सूंघ कर ही उसका स्वाद लेते हुए उसकी एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रदर्शनवादी प्रवृत्ति के थे, यानी कि वो दिखावा पसंद करते थे, प्रदर्शन करते थे
और नजाकत नफासत दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। यानी कि वो एक नवाब हैं, इस चीज की शान शौकत को बनाए रखने के लिए और सारी चीज दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने खीरा खाने का बिल्कुल अलग तरीका ढूंढा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट वे बोला गया है ना। प्रश्न संख्या 4 है, क्या दिया गया है? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? संस्कृत व्यक्ति वो होता है कि जो कल्याणकारी भावना से किसी नई चीज की इजाद करता है। याद रखिएगा, संस्कृति या संस्कृत मानव वही होता है जहां पर दूसरों का अच्छा करने की भावना निहित हो, उससे कोई नया आविष्कार किया जाए जिससे आने वाले लोगों को फायदा हो, तो ऐसा आविष्कार करने वाला व्यक्ति संस्कृत मानव कहलाता है। जैसे कि न्यूटन को कहा गया, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोजा, है ना। ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता और बुद्धि के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, नए सिद्धांत स्थापित करता है, उसके बावजूद भी वह स्वभाव से साधारण एवं विनम्र रहता है, संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। चाहे जितना कर लीजिए, मगर उसका स्वभाव जो है वो बहुत विनम्र रहता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो महानतम वैज्ञानिक न्यूटन ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर भौतिकी के क्षेत्र में सबसे मूल नियम, जिससे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, को भौतिकी में प्रतिस्थापित किया। यानी कि उसने ये खोज की, उससे अब ये फिजिक्स जो है वो आगे चली। इसी कारण उन्हें संस्कृत व्यक्ति कहना उचित होगा। ऐसे व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति ही होते हैं जिनमें विशिष्ट गुण होते हैं, जो बहुत प्रभावशाली होते हैं, विनम्र होते हैं, साधारण होते हैं, दुनिया एवं समाज को एक बेहतर नजरिए से वे देख पाते हैं। क्या करते हैं? वो बेहतर नजरिए से देख पाते हैं एवं उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति? संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। जो याद रखिए कि इतना सब करने के बाद भी उनके स्वभाव में विनम्रता बनी रहे और वो जो चीज भी खोज रहे हैं वो सभी के लिए कल्याणकारी हो, ये भावना जरूर निहित होनी चाहिए। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 में, जहां पर हमारे काव्यखंड आधारित 6 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से जो है कुछ काव्य पंक्तियां रखी जाएंगी। हमें उन्हें पढ़ना है और उन पर आधारित जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पांचों हमें करने, ऑप्शन कोई नहीं है, सारे करने। ठीक है, देखिए क्या है। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो काव्य पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये आत्मकथ्य से ली गई है ना, आत्मकथ्य से, जहां पर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रियतमा के बारे में बताया है। क्या कह रहे हैं? यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, मतलब ये तो विडंबना होगी कि अपनी आत्मकथा लिखकर मैं तुम्हारे बारे में लिखूं और लोग उसे पढ़कर हंसी उड़ाएं, ये मेरे से ना होगा। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, यानी कि मैं अपनी बात को भुलाकर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, अगर मैं वो आत्मकथा लिखता हूं तो उसमें उन धोखा देने वाले लोगों के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? मैं दूसरों की बात कहकर क्यों उनकी हंसी उड़ाऊं, मैं वो नहीं करना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी कि वे रातें जो मैंने अपनी प्रियतमा के साथ बिताई, उन्होंने उसे उज्जवल गाथा कहा है, मैं वो सारी बातें कैसे बतलाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जब हम दोनों साथ होते थे तो खिलखिलाकर उन रातों में कैसे हंसते, कैसे प्रेमालाप करते थे, वो बातें मैं कैसे बतलाऊं। ठीक है, ये बातें कही गई। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि के जीवन की विडंबना क्या है? जीवन का सरल होना, मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने को कहना, मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना, या जीवन का दुखी होना। तो इनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ पर मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने को कहना, कि भाई मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं लिख पाऊं। तो यही एक विडंबना है कि भाई दोस्त इतना आग्रह कर रहे हैं और मैं कैसे उनको लिखूं, है कि नहीं। कवि को किस कारण धोखे मिले?
वहां पर उनको धोखे मिले हैं ना, किस कारण? अपने सरल स्वभाव के कारण, अपने कठिन स्वभाव के कारण, मित्रों के भोलेपन के कारण या मित्रों के सरल स्वभाव के कारण। तो उन्हें धोखे कैसे मिले हैं? वो वहां पर खुद हमारे लेखक का जो स्वभाव है बहुत सरल है, इसी वजह से दूसरे उनको बेवकूफ बना गए, इसलिए बहुत सारे उनको धोखे मिले हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए पलों को किसके समान बताया है? प्रवंचना, उज्जवल गाथा, खिलखिलाकर हंसने के या विडंबना? तो वो कैसे बताया है? उज्जवल गाथा। उन्होंने क्या बताया था? मैंने बताया था ना, उन्होंने जो समय अपनी प्रेयसी के साथ बिताया उसे उन्होंने उज्जवल गाथा कहा है। चौथा प्रश्न है, कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा क्या है? अब क्या है एकमात्र जीवन सहारा? वो है उनकी प्रियतमा की यादें, है ना। देखिए क्या है, प्रेयसी के साथ बिताए हुए मधुर पल, मित्रों से मिला हुआ धोखा, आत्मकथा लिखना, मित्रों के साथ बिताए हुए मधुर पल। तो यहाँ पर प्रेयसी के साथ जो उन्होंने मधुर पल बिताए हैं वही उनके जीवन का एकमात्र सहारा, जिन्होंने उन्हें पाथे भी बोला है। क्या बोला है? पाथे, यानी कि पद को काटने का एक सहारा जो होता है। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पद्यांश के कवि कौन है? अब ध्यान रखिएगा, अभी तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन भाई वहां तो नहीं पता चलेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये काव्य पंक्तियां किस चैप्टर की हैं और उस चैप्टर के राइटर कौन है, ये पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं मैम क्या जीवन परिचय पढ़ने की जरूरत है, उसमें से प्रश्न आएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, जीवन परिचय से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, हर चैप्टर के राइटर और पोएट आपको पता होने चाहिए। तो अब जैसे पता है ये पद्यांश हमारा कहाँ से लिया गया? आत्मकथा से लिया गया है। कवि कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद। तो सही लगा देंगे हम जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास क्या दिया गया है? अब हमारे काव्य खंड के जो 6 अध्याय हैं उनमें से रखे जाएंगे 4 प्रश्न और हमें करने हैं 3 प्रश्न। हर प्रश्न हमारा 25 से 30 शब्दों के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, तो 3 प्रश्न करोगे तो कितने मिलेंगे? 6 नंबर। अब पहला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि की अन्य अपेक्षाएं क्या हैं? अब देखिए, बादल है तो हम लोग कहते हैं भाई आओ बरसो, लेकिन यहाँ पर कवि ने पहले गरजने के लिए बोला है। अब गरजने के लिए क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी काम के होने से पहले अगर उसका माहौल बना दिया जाए तो एक्साइटमेंट बहुत लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर 2 अर्थों में इन्होंने बताई। पहला, बादल के माध्यम से कहा कि जब बादल आते हैं, अगर उससे पहले हमारा, जैसे ये तो हर साल हम लोग के साथ होता है, गर्मियों के बाद जब बारिश आती है, बादल आए बरसने से पहले अगर गरजने लगते हैं तो हम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? वो बारिश होने से पहले ही हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो पहला रीजन बादल के माध्यम से ये था कि सभी जनों को उत्साहित करना, उनके मन की जो इच्छाएं हैं उनको उजागर करना। दूसरा, यहाँ पर अगर बहुत शोषण फैला, क्योंकि बादल को कहीं ना कहीं क्रांति भी बताया है उन्होंने, अगर चारों तरफ अत्याचार है, शोषण फैला हुआ है, तो लोग कहीं ना कहीं निराश हैं, उदास हैं, हारे बैठे हैं, जीवन में कुछ उनके नहीं उत्साह है। तो ऐसे में अगर क्रांति होती है और क्रांति का जो गर्जन तर्जन होता है, यानी क्रांति होएगी, मान लीजिए कि अगर कोई नारेबाजी हो रही है, कुल जुलूस हो रहा है, तो आवाज होती है कि नहीं होती? तो वो आवाज भी इस तरीके के निराश और निरुत्साहित लोगों के मन में उत्साह को पैदा करता है। तो इसीलिए बरसने से पहले वो क्या कह रहे हैं? बरसो, लेकिन पहले गरजो, ताकि लोग उत्साहित हो। उत्साह कविता में कवि बादल को गरजने कहता है क्योंकि कवि बादल के गरजने से लोगों में उत्साह जगाकर क्रांति लाने के लिए प्रेरित करना चाह रहा है। यानी कि ये जो गर्जन है ये क्या है? बदलाव का संकेत है। इसके साथ ही कवि बादल से प्यासे, शोषित, पीड़ित जन की आशंकाएं पूरी करने की अपेक्षा रखता है। यानी कि बादल जहां इस पूरी धरती को ठंडा करेंगे, सबकी प्यास को बुझाएंगे, वहीं क्रांति जो है वो सभी पीड़ित लोगों को जो है सुकून और शांति देगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शेफालिका के फूल झरने का भाव यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। शेफालिका का फूल, शेफालिका का फूल क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट सा एक फूल होता है, उसको छू मात्र लो वो झड़ जाएगा पूरा।
आप लोगों ने एक देखा होगा फूल होता है जो एकदम व्हाइट कलर का होता है, रोए रोए से अगर उसको छुओ तो उसके सारे व्हाइट रेशे झड़ जाते हैं। कुछ इसी तरीके से शेफालिका का फूल होता है, उसको छुओ नहीं, झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत कठोर हृदय का है, उसके अंदर कोई उमंग नहीं बची है, तो अगर ऐसा व्यक्ति भी तुम्हारी इस दंतुरित छोटे से बच्चों की मुस्कान, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान देख ले, तो उसका हृदय भी शेफालिका के फूल की तरह झड़ने लगेगा, अर्थात वो भी बहुत उत्साहित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, है ना। देखिए क्या है, जब छोटे दंतुरित बच्चे का ऐसा मनोरम रूप था कि चाहे कोई कितना ही कठोर क्यों ना रहा हो, उसे देख मन प्रसन्नता से भर उठता था। यानी कोई भी हो, वह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे, चाहे बांस के समान हो या कांटों भरे कीकर के समान हो, कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि बांस के समान एकदम उसकी कर्कश आवाज हो, या ऐसे चुभने वाली बातें हो, या पत्थर हृदय वाला हो, कोई भी हो, पर उसकी सुंदरता से प्रभावित हो उसकी ओर देख मुस्कुराने के लिए विवश हो जाता था। यानी कि अगर कोई भी जैसे भी हो, अगर वो कठोर हृदय वाला, कर्कश आवाज वाला वो व्यक्ति अगर जो है वो देख ले किसको, उस छोटे से बच्चे को, तो वो भी बेचारा क्या होता था, मुस्कुराने के लिए विवश हो जाता था। उस इतनी सुंदर उसकी मुस्कान लगती थी कि भाई हृदय जैसा भी कठोर व्यक्ति हो देख के मुस्कुराए। शेफालिका के फूल झरने का भाव है कि जब बालक के अंगों से स्पर्श हुआ तो उसे ऐसी अनुभूति हुई मानो उस पर शेफालिका के कोमल फूलों की वर्षा हो रही है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। तीसरा प्रश्न है, गायक सरगम को लांघ कर कहां चला जाता है, वह वापस कैसे आता है। अब गायक, जो मुख्य गायक है, वो सरगम को लांघ कर कैसे, जब वो तार सप्तक में गाता है तो कभी उसका स्वर ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो इससे जो स्थाई का स्वर है, जो सरगम है, वो खुद ही लांघ कर इधर उधर चला जाता है। कहने का मतलब है कि वो अपने गायन में खुद इतना मगन हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि जो ये गाना हम गा रहे हैं उसकी सरगम से मैं कहीं ऊपर चला गया हूँ। तो उसको वापस लाने का काम कौन करता है, संगतकार करता है ना। गायक सरगम को लांघ कर अनहद में चला जाता है, वह असीम आनंद ब्रह्मानंद में डूब जाता है। तब संगतकार मुख्य गायक को सहारा देकर स्थायी रूप देता है, तब मुख्य गायक वापस लौट आता है। तो मतलब संगतकार क्या करता है कि भाई ये स्थायी है, यहां से तुमने सरगम शुरू करी थी, वो वहीं से गाता है, तो मुख्य गायक को हाँ लगता है कि मैं यहां था, तो वो वहां पर वापस आ जाता है। चौथा प्रश्न है, गोपियों का मन किसने चलते समय चुरा लिया था, अब वे क्या चाहती हैं। तो गोपियों का मन किसने चुराया था, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण जब वृंदावन से जा रहे थे, कहाँ, मथुरा, तो जाते समय वो गोपियों का दिल चुराकर अपने साथ ले गए थे, है ना। अब वे क्या चाहती हैं, क्योंकि अब कृष्ण जब वो जा रहे थे तो कृष्ण बोले थे हम वापस आएंगे, लेकिन वहां जाकर क्या वो वापस नहीं आते, उद्धव के जरिए योग संदेश भेज देते हैं। तो अब गोपियां क्या चाहती हैं कि भाई वो जाकर राजा बन गए हैं तो राजा के धर्म को निभाएं, और राजा का धर्म क्या करता है कि भाई प्रजा को किसी तरह दुख नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या इच्छा है, हमें श्री कृष्ण से मिलना है ना। गोपियों का मन श्री कृष्ण ने ब्रज से चलते समय चुरा लिया था, उनका मन उनके वश में नहीं रहा, क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण चुराकर मथुरा ले गए, है ना, उन्हीं के साथ मथुरा चला गया, और अब भी अपने मन और चोरी करने वाले दोनों की याद में जल रही हैं। कौन जल रहा है, गोपियां जल रही हैं। मतलब एक तो मन नहीं है, दूसरा जो उनका मन चुरा कर ले गया उसी की याद में वो जल रही हैं। अब उन्हें कृष्ण से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम हो गया है, तो अब वो क्या चाहती हैं, सिर्फ श्री कृष्ण से मिलना चाहती, वो कुछ नहीं चाहती, उनकी सिर्फ चाहत है श्री कृष्ण से मिलना। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11, जहां हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका पर आधारित प्रश्न रखे जाएंगे। कृतिका में हमारे पास 3 अध्याय हैं, माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। इन्हीं तीनों चैप्टर में से 3 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में करना है, और उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 4, ठीक है। तो जब 2 करोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 8 नंबर, है ना। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए।
ठीक, देखिए क्या है। माता का अंचल पाठ के आधार पर बाल मनोविज्ञान पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक छोटा बच्चा किस तरीके से अपने पिता के साथ है, खेल रहा है, कैसे मूसन तिवारी को चिढ़ाता है, शरारतें करता है, उसके खेल हैं। साथ ही साथ खेल खेल में किस तरीके से चूहे के बिल में पानी डालना मगर वहां से सांप का निकल आना। अब उस डर में जहां वो पूरा दिन, जब वो क्या कहते हैं, डर जाता है सांप को देखकर, तो जो पूरा दिन अपना पिता के साथ बिताता है मगर डर के समय वो माँ के पास ही जाता है ना माँ के पास में। भाई देखिए क्या है, माता का अंचल पाठ के आधार पर बालक का जुड़ाव अपनी माता से अधिक होता है। माता से बच्चे का ममतत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में या माँ के आंचल तले प्राप्त होता है वह पिता से शायद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान सीधा है, माँ से जुड़ाव। हम कह रहे हैं, अगर इसको थोड़ा आप ऐसे समझो कि एक बच्चे का माँ के साथ जुड़ाव इस संसार से जुड़ने के 9 महीने पहले जुड़ जाता है, क्योंकि माँ की कोख में वो 9 महीने पहले आ जाता है। तो उसका रिश्ता किसी से भी बने, सबसे पहला रिश्ता उसका माँ के साथ बनता है। माँ का एहसास होता है उसको, माँ से वो बातें नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन माँ का एहसास उसे पेट के अंदर से हो जाता है। तो संसार में आने के बाद वो किसी से कैसा भी आत्मीय संबंध बना ले, लेकिन माँ के साथ जो संबंध होता है वो उसे कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता और ना ही तोड़ सकता है, क्योंकि जो जुड़ाव वो अपनी माँ के साथ, जो सिक्योर, जो रक्षा, जो अपने सुरक्षा जो अपनी माँ के साथ महसूस करता है वो किसी के साथ नहीं करेगा, चाहे संसार में किसी के भी कितना करीब क्यों ना। मैं क्यों लिखता हूं, हिरोशिमा की घटना को विज्ञान का भयांतक दुरुपयोग क्यों कहा गया है। अब चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूं, हिरोशिमा को घटना को विज्ञान का भयांतक दुरुपयोग क्या किया गया। विज्ञान ने प्रयोग किया, परमाणु बम बनाया। परमाणु बम बनाने के बाद उसका प्रयोग जब हिरोशिमा पर किया गया, भाई एक युद्ध था, आप लड़ते, तोप चलाते, बंदूक चलाते, ठीक है, जो लोग लड़ने आते वो मरते, लेकिन यहाँ पर जब हिरोशिमा का बम में परमाणु बम गिराया गया तो वहां पर जो निर्दोष लोग थे वो भी मारे गए। इवन जीव जंतु, प्राणी, कीड़े मकोड़े, पक्षी सब मारे गए। वहां पे उस एरिया में जितने उसके रेंज में आए सब मरे कि नहीं मरे। फिर वो मरे तो मरे, उनकी पीढ़ियां भी बाद में विकृतियों के साथ पैदा होती रही। आज भी सुनते हैं कि पैदा होती हैं, इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है, पर कहते हैं कि परमाणु विस्फोट के जो भुक्त भोगी रहे उनके बच्चे पीड़ित हुए, उसके बाद उनके बच्चे के बच्चे भी आज पीड़ित हो रहे हैं। मतलब उसका रिएक्शन देखिए क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी सामने आ रहा है। तो ये भाई विज्ञान क्या है, विज्ञान किस लिए आया, विज्ञान हमारी सुविधा के लिए आया। ठीक भाई, हम सारे काम बहुत आसानी से कर सकें, अच्छे से कर सकें, चीज़ों को जान सकें, उनके बारे में हमें तथ्य पता चले, विज्ञान इसलिए था ना। पर विज्ञान यहाँ पर मानव सभ्यता के अंत के लिए तो नहीं था कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो वहां मानवों के साथ जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सबका हास हुआ, है ना। एट अ टाइम लोग जो है वो भाप बनकर उड़ गए थे जो उसके रेंज में आए थे। हिरोशिमा की घटना को विज्ञान का भयांतक दुरुपयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ विज्ञान ने विध्वंसक की भूमिका निभाई है, क्योंकि सब कुछ तबाह किया है। विज्ञान को निर्माण करने वाले के रूप में जितना सशक्त माना जा सकता है, उससे भी विकराल रूप उसका हिरोशिमा में दृष्टिगत हुआ है। जब वह विनाशकारी बना, यह मानव द्वारा उसका दुरुपयोग ही था। विज्ञान का दुरुपयोग किया गया, उपयोग नहीं किया, गलत उपयोग किया गया, इसीलिए इसको दुरुपयोग कहा गया, क्योंकि इससे विध्वंस हुआ था, विनाश हुआ था। तीसरा प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक दृश्यों में डूबकर मनुष्य अपनी परेशानियां भूल जाता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब ऐसा समझिए कि हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानियां होती ही होती हैं, चाहे जैसी, सबको परेशानियां होती हैं, हम लोग को भी होती हैं, आपको भी होती है, आपके मम्मी पापा को भी होती है, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग इन सारी परेशानियों से हटकर कहते हैं कि चलो कहीं वेकेशन पे चलें। होता है,
वेकेशन में जब हम लोग जितना करीब आते हैं प्रकृति के, हम अपनी सारी परेशानियों को भूलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति हमेशा हमें शांति देती है, सुकून देती है। तो जो अभी तक जैसे शहरों में हम लोग रहते हैं ना, भाई सुबह उठो, घड़ी के हिसाब से तैयार हो जाओ, तो वो जो मशीनीकृत जीवन जीते हैं ना, प्रकृति हमें उनसे छुटकारा दिलाती है, सुकून दिलाती है, शांति दिलाती है ना। देखिए क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका मौन भाव से शांत हो किसी ऋषि की भांति सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। क्योंकि लेखिका भी जिस माहौल से आई थी, भागता दौड़ती जिंदगी थी, अब जब वो उस जगह पर घूम रही थी तो उनको क्या लग रहा था कि भाई इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी जगह है, वो सारा प्राकृतिक सौंदर्य वो अपने अंदर भर लेना चाहती थी। वह कभी आसमान छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रतापों को देखती। भाई प्रकृति में यही सब होता है। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। नदी का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। भाई इतनी प्राकृतिक सौंदर्य में अगर पतली सी धारा नीचे से बहेगी तो कैसी चमचमाती सी बहेगी ना, वो बहुत सुंदर थी। इतनी खूबसूरत नदी लेखिका ने पहली बार देखी थी। वह इसी कारण रोमांचित हो चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना सेवन सिस्टर वाटरफॉल मन को आह्लादित कर देता है। वाकई बहुत सुंदर वाटरफॉल है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसे मोबाइल पे देखा था, और देखने के बाद मेरा खुद का भी मन किया कि मैं उस जगह पर जरूर जाऊं, सेवन सिस्टर वाटरफॉल पे। लेखिका ने जैसे ही झरने की बहती जलधारा में पांव डुबोया, वह भी भीतर तक भीग गई। उसका मन काव्यमय हो गया। तो कहने का मतलब है, अलौकिक सौंदर्य में हम अपने जीवन की थकान, अपनी सारी टेंशन, सब कुछ भूल जाते हैं। उन प्राकृतिक दृश्यों में कहीं ना कहीं खोकर रह जाते हैं। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना जीवन की शक्ति का एहसास दिला रहा था। सामने उठती धुंध तथा ऊपर मंडराते बादल लेखिका को और भी अधिक सम्मोहित कर रहे थे। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। पर्वतीय स्थलों का अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक सौंदर्य लेखिका ने अपनी आंखों से निहारा। लेखिका ने कटाव पहुंचकर बर्फ से ढके पहाड़ देखे, जिन पर साबुन के झाग की तरह सभी ओर बर्फ गिरी हुई थी। तो वो तो बर्फ देखने ही आई थी, उन्हें नहीं मिला था लायुंग में, तो फिर वो आगे बढ़ी थी। कहां पर उन्हें मिला? जाके कटाव में मिला था। पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे क्योंकि बर्फ गिरी हुई थी सबके ऊपर। कहीं पर पहाड़ चटक हरे रंग का मोटा कालीन लपेटे हुए थे, मतलब जहां बर्फ नहीं थी वहां पर हरियाली थी। तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होते थे। वह फूलों से भरी घाटियां हैं। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक सौंदर्य लेखिका ने अपने अंदर बसाया, ताकि जब वो वापस पहुंचे तो ये सौंदर्य उनको हमेशा के लिए याद रहे और वो इसका आनंद उठाती रहे। अब हम आ गए पृष्ठ संख्या 12 में। पृष्ठ संख्या 12 से शुरू हो रहा है हमारा खंड घ। ठीक है, खंड घ हमारा क्या है? रचनात्मक लेखन, जहां पर हमारे लेखन आधारित प्रश्न आएंगे 4। ठीक है, पृष्ठ संख्या 12, 13, 14 और 15। पृष्ठ संख्या 12 में हमारे पास 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किसी एक अनुच्छेद को करना है। प्रश्न संख्या 13 में 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक पत्र करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में हमारे पास में स्वव्रत और ईमेल दिया गया है, दोनों में से एक करना है। प्रश्न संख्या 15 में विज्ञापन और जो है संदेश दिया गया है, दोनों में से एक करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम खंड घ रचनात्मक लेखन का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न। ये क्या है? अनुच्छेद लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद आपको लिखना है। तो 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 में से कोई एक टॉपिक आपको करना है। जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 120 शब्दों में लिखना है, और उसके लिए नंबर मिलेंगे आपको कितने? 6 नंबर। ठीक है, तो चलिए पहला तो हम तीनों करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से बहुत ज्यादा टॉपिक्स मिल सके। ठीक है, देखिए क्या सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर पहला टॉपिक, स्वच्छता आंदोलन विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है,
स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखना है आपको। तो इस पे संकेत बिंदु दिए गए, क्यों, बदलाव और हमारा उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर क्या है, स्वच्छता आंदोलन, यानी कि जो नीटनेस पे जो आंदोलन शुरू किया गया, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया था, उस पर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक बड़ा आंदोलन है जिसके तहत भारत को पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए महात्मा गांधी के भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को बापू के 145वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आरंभ किया गया। तो 2014 में 2 अक्टूबर को ये अभियान शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2019 बापू के 150वें जन्म दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य था। तो 5 साल मिले थे। 145 साल की बापू की जो जन्म उत्सव थी, उससे हमने 150वीं यानी कि 2019 तक का ये अभियान था, 2014 से 2019 तक का। स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी के द्वारा देखा गया था, जिसके संदर्भ में गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। नीटनेस क्या है, वो स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुहिम है। यह अभियान स्वच्छ भारत की कल्पना की दृष्टि से लागू किया गया है। भारत को एक स्वच्छ देश बनाना महात्मा गांधी का सपना था। इस मिशन का उद्देश्य सफाई व्यवस्था की समस्या का समाधान निकालना, साथ ही सभी को स्वच्छता की सुविधा के निर्माण द्वारा पूरे भारत में बेहतर मल प्रबंधन करना। तो इसी के तहत जो है ना, बहुत सारे शौचालय, घर घर शौचालय का अभियान भी चला था कि स्वच्छता होनी चाहिए। पहले लोग क्या करते थे, खेतों में जाते थे, तो ये बहुत तरीके से अनहाइजीनिक रहता था। अब सभी घरों में इन टॉयलेट्स का निर्माण लगभग कराया जा चुका है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तक भारत में इस मिशन की कार्यवाही निरंतर चलती रहनी चाहिए। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए भारत के लोगों में इसका एहसास होना बहुत आवश्यक है। तो इन 5 सालों के लिए मुहिम चलाई गई, लेकिन ये मुहिम तब तक अभी जारी रहेगी जब तक इसके तय किए गए सारे टारगेट पूरे नहीं हो जाते हैं। यह सही मायने में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए है, जो हर तरफ स्वच्छता लाने से शुरू किया जा सकता है। नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल यानी कि रिसाइकलिंग पर ज्यादा, सुरक्षित समापन यानी कि इसको सही तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन को लागू करना मुख्य उद्देश्य है। यानी कि आजकल जो कंपोस्ट टॉयलेट होते हैं, उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ताकि उस मल को हम सही तरीके से कंपोस्ट में बदल सकें और उसे इस्तेमाल कर सकें। खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और स्वास्थ्य कर साफ सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। तो इस स्वच्छता अभियान के जरिए बहुत हद तक सफाई पर ध्यान दिया गया और उस मुहिम को वैसे तो 2014 में शुरू हुई और 2019 में खत्म हो गया वो मिशन, लेकिन अभी भी वो मिशन जारी है। आप शहर दहर शहर इन सफाइयों को और इस अभियान के तहत जो शौचालय बनाना है, कूड़ादान रखना है, गीला और सूखा कचरा अलग करना है, ये आज भी चलता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर अनुच्छेद है। आत्मनिर्भरता विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब क्या है यहाँ पर, आत्मनिर्भरता पर आपको लिखना है अनुच्छेद। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं पर निर्भर, मतलब हम अपने कामों के लिए किसी दूसरों पर निर्भर नहीं। जैसे मान लीजिए, अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं और अपने बूते पर जीते हैं, खाते हैं, ठीक है, जैसे भी जितना भी कमा रहे हैं उस हिसाब से रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 1 कप चाय तक बनाना नहीं जानते, जिन्हें गैस पे पैन रखना नहीं आता। तो ये आत्मनिर्भरता थोड़ी नहीं भाई, कम से कम तुम एक मनुष्य हो, अपने लिए खाना बनाना तो तुम जानो, है कि नहीं। अपनी शक्तियों के बल पर व्यक्ति सदा स्वतंत्र और सुखी जीवन जीता है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता अर्थात अपना कार्य स्वयं करते हैं।
इसके विपरीत जिन लोगों को दूसरों का आश्रय लेने की आदत पड़ जाती है, वे उन लोगों और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। क्या होते हैं? उन लोगों के आदतों गुलाम बन जाते हैं। भाई वो जैसा कहेंगे हम करना पड़ेगा हमको। उनके भीतर सोई हुई शक्तियां मर जाती हैं, उनका आत्मविश्वास घटने लगता है। संकट के क्षण में ऐसे पराधीन व्यक्ति झट से घुटने टेकने को विवश हो जाते हैं। यानी कि अगर मुश्किल आई नहीं तो जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है वो तुरंत अपने घुटने टेक देगा, भैया मुझसे ये काम नहीं होता। जिन्हें छड़ी के चलने का अभ्यास हो जाता है उनकी टांगों की शक्ति कम होने लगती है। इसीलिए अन्य लोगों की बैसाखियों को छोड़कर अपने ही बलबूते पैर मजबूत करने चाहिए, क्योंकि संकट के क्षण में बैसाखियां काम नहीं आती, वहां अपनी शक्तियां, अपना रुधिर काम आता है। यानी कि मुश्किल के समय में हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम उन शक्तियों से कैसे निपट सकते हैं, ये काम आता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही नए नए कार्य संपन्न करने की हिम्मत कर सकता है। तो जो व्यक्ति अपने पर डिपेंड है वो नए नए काम करने की हिम्मत करेगा। वह विश्वास पूर्वक अपना तथा समाज का भला कर सकता है। वही स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करता है तथा गौरव से जी सकता है, पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस होकर जी सकेगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही स्वाभिमान से जी पाता है। जब तक हम दूसरों के सहारे पर टिके हैं तब तक हमें सम्मान नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है आपको अपने काम, अपनी जीवन निर्वाह के लिए खुद करना, क्योंकि ये स्टेज अभी आपका पढ़ने का है। पढ़ रहे हो, कैरियर बना रहे हो, इसका मतलब आगे चलकर आप आत्मनिर्भर होगे। तो ये तो हुआ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, लेकिन इसके अलावा हाउस होल्ड वर्क्स में भी आपको अपने ऊपर अपना खाना बनाना, चाय बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम कहते ना पहले लड़कियां करती थी घर में, लेकिन नहीं, अब लड़कों को भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अपने काम खुद करिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए। चलिए अब हम आ गए अपने तीसरे अनुच्छेद पे। यहाँ क्या है? लोकतंत्र और चुनाव विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। भाई लोकतंत्र में जो सत्ता कायम होती है वो चुनी कैसे जाती है? चुनाव के जरिए चुनी जाती है। भाई होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं ना। ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत अनिवार्य प्रक्रिया होती है। देखिए क्या है, लोकतंत्र से पहले तो आपको तात्पर्य बताना है, पहला संकेत बिंदु। दूसरा है चुनाव का महत्व क्या है, ये बताना है। नेक्स्ट है सही प्रतिनिधि के चुनाव से लोकतंत्र की रक्षा होती है। अगर आप चुनाव द्वारा एक सही प्रतिनिधि चुनते हो तो वाकई में लोकतंत्र की रक्षा होती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो लालच में आकर चुनाव में गलत लोगों को वोट देते हैं। आजकल जैसे बहुत सारे स्कीम चली है ना कि भाई आपने हमें वोट दिया तो हम इतने पैसे देंगे, इतना सिलेंडर देंगे, ये देंगे। आपको ध्यान रखना है, आप ये हो सकता है कि जो जेन्युइन पार्टी है वो भी आपको इस तरीके का लोभ दे, लेकिन आपको अपने दिमाग के कपाट खोलने हैं। ये देखना है कि आज ही नहीं, आने वाला कल भी किस पार्टी द्वारा हमारे देश में सही कार्य होगा, ये देखना जरूरी। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के चक्कर में वोट दे दिए, भाई आज हम फ्री कमा लेते हैं, आज हम फ्री कर लेते हैं, लेकिन आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर वो सरकार रही तो वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है, ये सोचना होता है। चलिए क्या है, लोकतंत्र से तात्पर्य जनता के तंत्र से है, यानी जनता के शासन से। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता द्वारा, जनता से शासित शासन। तो ये पॉलिटिकल साइंस जो सिविक्स जिन बच्चों ने लिया हुआ है, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करती है। जब जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है तो वह चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है। किसके माध्यम से चुनती है? चुनाव के माध्यम से, जो जनता के नाम पर जनता के लिए शासन करता है। एक निश्चित अंतराल पर चुनाव का निरंतर संपन्न होना आवश्यक है। अब जैसे हम लोग यहाँ हर 5 साल में जो है अलग अलग जो है उसके चुनाव होते हैं, कभी लोकतंत्र के होते हैं, कभी विधानसभा के होते हैं, कभी नगर पालिका के होते हैं, अलग अलग इनकी प्रक्रियाएं होती हैं, ताकि जनता अपने प्रतिनिधि के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन कर सके। मान लीजिए कि अगर एक सरकार हमने 5 साल के लिए चुनी, तो हम देखते हैं कि उन 5 सालों में उसने कितना काम किया है। अब उसके काम पे ही अगले साल हम उसको वोट देंगे। अगर उसने काम नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे।
चूंकि जनता के प्रतिनिधि ही सामान्यतः शासन करते हैं, अतः उन्हें निरंकुश बनने से रोकने के लिए समय समय पर चुनाव होना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को हमने सत्ता पर बिठाल दिया है, उसके हाथ में ताकत दे दी है, तो ऐसा ना हो कि वो निरंकुश बन जाए, यानी कि उस पर किसी का अंकुश ना हो। तो इसीलिए 5 साल की प्रक्रिया रखी जाती। 5 साल तुम काम करो, इसके बाद तुम्हारी सरकार अपने आप गिर जाएगी, हम दूसरा चुनेंगे। जनता सही प्रतिनिधि का चुनाव करके लोकतंत्र का निर्माण एवं रक्षा करती है। लोकतंत्र में वास्तविक संप्रभुता लोगों यानी जनता के पास ही होती है, जो मेन पावर होती है। अतः जन सामान्य के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने वाले लोगों का ही अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करे, जो न केवल बेहतर शासन प्रबंध में सक्षम हो, बल्कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो आपको निष्पक्ष होकर काम करना है, लालच में नहीं आना है, क्योंकि सही प्रतिनिधि के चुनाव से ही लोकतंत्र की रक्षा संभव है। अगर हमने गलत व्यक्ति को सत्ता पर बैठा दिया तो वो हमें तो लूटेगा ही लूटेगा, वो देश को भी खोखला कर जाएगा। इसलिए चुनाव में हमारे हाथ में जो ताकतें दी गई हैं, उसका बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे पास आ गया प्रश्न संख्या 13। 13 में हमारे पास दिए गए हैं 2 पत्र, ठीक है। दोनों में से हमें कोई एक पत्र करना है। तो जो भी पत्र आप लिखेंगे वो 100 शब्दों में लिखेंगे और उसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर, ठीक है। तो अब हम दोनों पत्र देखते हैं क्या है। तो पहला पत्र है, आप सायरा या आसिफ। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम सायरा है, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम आसिफ है। यातायात जाम से छुटकारा पाने के सुझाव देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि जो दैनिक समाचार के संपादक हैं उन्हें आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। ये एक संपादकीय पत्र है और ये एक औपचारिक पत्र है। चलिए क्या दिया है, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, नया सवेरा, रायपुर, छत्तीसगढ़। दिनांक डाल देंगे तुरंत उसके, 5/6/2024। विषय है यातायात जाम से छुटकारा पाने के सुझाव हेतु। महाशय, मेरा नाम आसिफ है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। सादर निवेदन है यह है कि इन दिनों रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं में की अधिकता हो गई है। बहुत ज्यादा जो है वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वाहन चालक यातायात के नियमों का खूब उल्लंघन कर रहे हैं। बिना हेलमेट के स्कूटर चलाना, 2 के स्थान पर 4-4 लोगों को बिठाना, लाल बत्ती होते हुए भी नहीं रुकना, इत्यादि घटनाओं के बावजूद भी यातायात पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। यानी कि ये सारी अवहेलनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद जो ट्रैफिक पुलिस है वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ बैठकर देख रही है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से यातायात जाम से छुटकारा पाने के कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि सतर्कता जरूरी है। बिना स्वार्थ के चालान काटे जाएं। अब होता है ना, बहुत सारे लोग, आपका चालान कट गया तो ट्रैफिक पुलिस भी क्या करते हैं कि भैया ठीक है, अच्छा 500 का चालान है, तुम 200 रुपए 300 रुपए दे दो, चले जाओ, तुम्हारा चालान नहीं कटेगा। ऐसा भी होता है। प्यार व सख्ती दोनों से काम लिया जा सकता है। जहां पर गलत है समझाइए भी, सख्ती करके चालान भी काटिए। यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो यह समस्या जल्द ही दूर हो सकती है। यदि विभाग में पुलिस कर्मियों की कमी है तो कॉलेज के युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत जगह आप देखेंगे कि किस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं ये स्टूडेंट्स द्वारा चलाए जाते हैं। इससे लोगों पर प्रभाव भी पड़ेगा और युवाओं में सही राह पर चलने का जोश भी आएगा। यातायात जागरूकता सप्ताह शुरू करने से भी इस दिशा में बहुत बदलाव आ सकता है। यानी कि पुलिस प्रशासन जो है यातायात जागरूकता सप्ताह भी शुरू कर सकती है, जिसके दौरान पूरे शहर भर में ये सारी बातें लोगों को समझाई और बताई जाएंगी। ऐसा करने से लोग यातायात के नियमों से परिचित हो सकेंगे। अतः मुझे विश्वास है कि आप अपने समाचार पत्र में मेरे सुझाव रूपी पत्र को प्रकाशित कर लोगों का ध्यान यातायात नियमों की तरफ खींचने का उल्लेखनीय व सराहनीय काम करेंगे, ताकि यातायात संबंधी दुर्घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सके। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अगर आप ये मेरा पत्र छापते हैं तो मैं आभारी रहूंगा, ठीक है। सर धन्यवाद, भवदीय आसिफ, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हमारा था पहला औपचारिक पत्र।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अथवा करके दूसरा पत्र दिया गया, पहला वाला करिए या ये वाला करिए, दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना था। क्या है? पिछली कक्षा में आपने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? प्रथम स्थान किया था। इसके लिए आपको विद्यालय के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित एवं पुरस्कृत किया जाना है। ठीक है, अब क्या करना है? आपको इनाम देना है। इस अवसर पर आपकी माताजी उपस्थित रहें, माताजी को बुलाने के लिए पत्र लिखिए। तो आपको जो सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए चाहते हैं कि जब आपको ये सम्मान मिले तो आपकी माताजी वहां उपस्थित रहें। तो आप माताजी को बुलाने के लिए पत्र लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये एक अनौपचारिक पत्र हो गया। कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र। तो चलिए, अनौपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपना पता लिखते हैं जहां से हम लिख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है हम छात्रावास से लिख रहे हैं क्योंकि हम माताजी को बुला रहे हैं। गोविंद छात्रावास, गौतम नगर, दिल्ली, 27 फरवरी 2019। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका भेजा पत्र मिला, पढ़कर सब समाचार पता चला। माँ, आपके ही मार्गनिर्देशन में गत वर्ष मैंने परीक्षा की तैयारी की थी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा परीक्षा परिणाम लाने के लिए मुझे विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर सम्मानित एवं पुरस्कृत करने का निर्णय विद्यालय द्वारा लिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर आप भी वार्षिकोत्सव में उपस्थित रहें, यानी कि जो एनुअल प्रोग्राम हो जहां पर मुझे सम्मानित किया जाए, आप उपस्थित रहें। इसी संबंध में सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव 15 मार्च को मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की उप शिक्षा निदेशक महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। माँ, मैं चाहता हूं कि यह पुरस्कार तुम्हारी आंखों के सामने ग्रहण करूं। इस अवसर पर पुरस्कार के साथ साथ मुझे आपके पावन आशीर्वाद की आवश्यकता है। तुम्हारे हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर मैं स्वयं को धन्य महसूस करता हूं। आप अपने आने की सूचना पत्र में लिखना ताकि मैं आपको स्टेशन पर लेने आ सकूं। मैं आपके आने की बेचैनी से प्रतीक्षा करूंगा। शेष सब ठीक है। पूज्य माताजी को चरण स्पर्श, पिताजी को चरण स्पर्श कहना। आपका प्रिय पुत्र राहुल। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने माँ को पत्र लिखा कि ताकि वो आए और जब आपको सम्मानित किया जाए तो वो अपनी आंखों से देखें, क्योंकि भाई आपने उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयारी करी थी, तो आपको ये बताना भी पड़ेगा कि भाई माँ ने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया था। चलिए, अब आगे प्रश्न संख्या 14। यहां पर क्या दिया गया है? सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जालंधर पंजाब को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखना है। अब यहां पर आपको लिखना, अब यहां पर दो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न संख्या 14 में। पहला तो ये स्ववृत्त है और दूसरा हमारे पास ईमेल है, दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, तो जो भी आप लिखोगे उसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर। ठीक है, 100 शब्दों में लिखना होगा ये। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम आवेदन पत्र लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि आवेदन पत्र भी लिखना है और स्ववृत्त भी लिखना है। प्रति प्रबंधक, सुविधा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर पंजाब। विषय है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र। महोदय, चंडीगढ़ से प्रकाशित दिनांक 5 मई 2000 के पंजाब केसरी समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। स्वयं को इस पद के योग्य समझते हुए मैं अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूं। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ठीक है, तो जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि उसमें हम पहले तो डेट नहीं डालते। तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पर डेट नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि डेट और स्थान हम एंड में डालते हैं। दूसरी चीज, आवेदन लिखते समय हमें ज्यादा वर्ड्स की जरूरत नहीं, हमें खाली बताना है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि कहाँ से हमें पता चला कि आपके यहाँ वैकेंसी है, और आप ये बताते हो कि मैं आपकी ये सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सभी को पूर्ण करता हूँ। ठीक है, नाम है गौरव सैनी, पिता का नाम श्री सौरभ सिंह सैनी, माता का नाम है श्रीमती सरला, जन्मतिथि 10 जुलाई 1992, पता है B/25 राजा गार्डन दिल्ली। मोबाइल नंबर आप देंगे, फिर ईमेल देंगे। ठीक है, तो जैसे गौरव सैनी है तो हमने GS.245 करके लगा दिया। तो जिस व्यक्ति का नाम है, ईमेल एड्रेस हमेशा उसी के नाम से रिलेटेड बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यताओं में, यानी कि उसने जो
क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले कहाँ 10th से शुरू करते हैं। 10वीं कक्षा CBSE से की 2006 में 62% मार्क्स रहे। 12वीं उसने CBSE से की 2008 में 73% मार्क्स रहे। BBA उन्होंने किया पंजाब इलेक्ट्रिकल टेक्निकल विश्वविद्यालय से 2011 में 70% मार्क्स रहे। MBA किया पंजाब विश्वविद्यालय से 2013 में 73% मार्क्स रहे। ठीक है, तो ये शैक्षणिक योग्यता हमने बता दी, हमने क्या क्या क्वालिफिकेशन या क्या हमारी एजुकेशन रही है। ठीक है, फिर अनुभव। अब इससे पहले भाई इस कंपनी में करने से पहले आपको क्या एक्सपीरियंस रहा। फेना डिटर्जेंट कंपनी में 1 वर्ष का अनुभव है। आशा है कि आप मेरी सेवा का अवसर प्रदान कर हमें कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। गौरव सैनी। हस्ताक्षर, दिनांक, संलग्न है शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संबंधी प्रपत्रों की छाया प्रति। यानी कि जो आपने ऊपर क्वालिफिकेशंस बताई हैं, जो अपना एक्सपीरियंस बताया है, ये सारी चीज़ें आपने इनकी फोटोकॉपी नीचे जो है अटैच करी हुई है, ये आप यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। अब अथवा करके हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। ये ईमेल है। आप कोल्हापुर महाराष्ट्र के निवासी मिलिंद या भुवी हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम मिलिंद है, लड़की है तो आपका नाम भुवी है। आपके एक परिचित ने आपको दिल्ली के एक पार्सल भेजा जो 25 दिनों बाद भी नहीं मिला है। पार्सल भेजा था, 25 दिन हो गए और अभी तक नहीं मिला। आप कुरियर कंपनी को ईमेल लिखकर शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई करने की चेतावनी दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको उचित कार्रवाई करते हुए चेतावनी देनी है। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। फ्रॉम milind55@gmail.com टू, यहाँ पर अपसेलर, यहाँ पर कुरियर कंपनी है, ठीक है, @gmail.com। BCC और CC आप लिखोगे मगर उसके अंदर आपको अटैच नहीं करना है, कुछ अटैच नहीं करना, ब्लैंक लिखकर छोड़ देना। फिर दिनांक आ जाएंगे, फिर आ जाते हैं विषय। पार्सल ना पहुंचने हेतु शिकायत। महोदय, मेरा नाम मिलिंद है और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरे लिए दिल्ली से एक पार्सल आपकी कंपनी के माध्यम से भेजा था, लेकिन 25 दिनों से अधिक का समय हो गया है और मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है। मैं बहुत निराश हूं क्योंकि इस समय परिस्थिति काफी बदल चुकी है और मेरे लिए पार्सल की सामग्री आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शीघ्रता से इस मामले का समाधान करें और मुझे मेरा पार्सल जल्द से जल्द पहुंचाएं। धन्यवाद, मिलिंद। तो आपको पता है कि ईमेल का आधा फॉर्मेट विषय के बाद से या डेट से आप समझ लो कि पूरी तरीके से औपचारिक पत्र का होता है, लेकिन ऊपर की 4 लाइनें फ्रॉम, टू, BCC और CC ही आपको जो है ऐड ऑन करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 15 में, जहां पर हमारा ये आखिरी प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आपके पास 2 प्रश्न रखे गए। पहला है विज्ञापन और फिर है संदेश। देखिए क्या है, किसी शीत पेय की बिक्री बढ़ाने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। शीत पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक के लिए आपको यहाँ पर एक विज्ञापन तैयार करना है। तो चलिए देखिए हमने कैसे किया। ठंडा मतलब कोका कोला, हमने कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट बना दी। कोका कोला पीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए, बच्चों, जवान व बूढ़ों को भाए, गर्मी भगाए। कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पर ऑफर कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा बहुत कुछ ऑफर लिख दो, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बस कि इसे आपको एक कॉलम उसमें बनाना है, रेक्टेंगल में, और हमेशा कोई भी प्रोडक्ट दो तो एक छूट दे दिया करना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अथवा करके। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है जहां पर हमें एक लिखना है संदेश। गुड़ी पड़वा के अवसर पर महाराष्ट्र निवासी अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक शुभकामना संदेश। तो पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना संदेश और आपका विज्ञापन दोनों बॉक्स में आएगा। बधाई, जो भी संदेश है आप ऊपर लिखोगे बधाई संदेश, दिनांक दोगे, समय दोगे, प्रिय मित्र। वृक्षों पर सजती नए पत्तों की बहार, हरियाली से महकता प्रकृति का व्यवहार, ऐसा सजता है गुड़ी का त्योहार, मौसम ही कर देता नववर्ष का सत्कार। गुड़ी पड़वा के इस पावन अवसर पर तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। मैं कामना करता हूं कि नववर्ष का नया सूरज तुम्हारे जीवन में नए रंग और बहार लेकर आएगा। तुम्हारा मित्र रोहन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्ड लिमिट की 40 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा
सैम्पल पेपर नंबर 2। तो यहाँ पर हमने आपको सारे देखिए क्वेश्चंस में भी वेरिएशन मिला, पैटर्न समझ में आया, साथ ही साथ बीच बीच में आपको मैं टिप्स भी देती गई कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे रखना है। तो इस तरीके से हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बेहतर रहेगी, ठीक है। तो अब हमने कर लिया नंबर 2 सैम्पल पेपर, अब हम लेकर आएंगे कौन सा, नंबर 3, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी तीसरे सैम्पल पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।